हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर तनुजा कुमारी आप सभी का स्वागत अपने यूट्यूब चैनल में करती हूँ। आज मैं आप लोगों से गुप्त काल के समय में जो आर्थिक व्यवस्था रही थी उसकी चर्चा करूंगी। यदि हम बात करते हैं द इकोनॉमिक सिस्टम इन गुप्ता पीरियड या फिर गुप्त काल की आर्थिक व्यवस्था के विषय में, तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि गुप्त काल के समय में जो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर रहा था या जो आर्थिक व्यवस्था रही थी वह काफ़ी उन्नत रही थी, जिसने हम कह सकते हैं कि जिस वजह से गुप्त काल को हम स्वर्ण युग के नाम से भी जानते हैं। और इसने जो यहाँ की आर्थिक स्थिति रही थी इस काल में, इसके वजह से गुप्त काल को हम एक कह सकते हैं कि समृद्धिशील काल के तौर पे भी या उन्नत एक हम कह सकते हैं कि साम्राज्य के तौर पे इसे याद करते हैं। अब यहाँ पे यदि हम चर्चा करें गुप्त काल के विषय में, तो गुप्त काल भारतवर्ष के इतिहास में अपने आप में ही स्वर्ण युग के नाम से एक स्थापित शासन व्यवस्था है, या हम यहाँ पे कह सकते हैं कि हम गुप्त काल को स्वर्ण युग या गोल्डन पीरियड के नाम से जानते हैं। और स्वर्ण युग के रूप में गुप्त काल को परिभाषित करने में सबसे महत्वपूर्ण गुप्त काल की आर्थिक व्यवस्था रही है। दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि भारत के स्वर्ण काल के रूप में वर्णित गुप्त काल की इस स्थिति के लिए आर्थिक स्थिति पूर्ण रूप से महत्वपूर्ण कारण रहा है। गुप्तकालीन आर्थिक व्यवस्था के संदर्भ में हमारे ज्ञान को समृद्ध करने के लिए बाणभट्ट द्वारा रचित हर्षचरितम, अमरकोश, बृहद संहिता, याज्ञवल्क्य स्मृति रही है, तथा साथ ही साथ जो अन्य कृतियां हैं या जिसे हम हिस्टोरिकल सोर्स के तौर पे मान सकते हैं, जिसके आधार पे हमें जानकारी मिलती है कि जो गुप्त काल रही थी वह इकोनॉमिकली बहुत साउंड थी या बहुत अच्छा इसका एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप रहा था। तो इसका हम कह सकते हैं कि जो कालिदास द्वारा रचित जो कृतियां रही थी, या हमें जो इसकी जानकारी रुद्रदमन के जूनागढ़ अभिलेख से मिलती है, साथ ही साथ जो अन्य हिस्टोरिकल सोर्सेज हैं जैसे कि ह्वेन सांग की कृति, सी यू की या वात्स्यायन का कामसूत्र, ये भी महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। यहाँ पे जैसा कि हम जानते हैं कि गुप्त काल के समय में यदि हम उसका अध्ययन करना चाहें तो जो हिस्टोरिकल सोर्सेज हैं वो प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं, क्योंकि इस समय में हम ये देख सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे साहित्यकार या लेखक जो हैं वो हुए थे गुप्त काल में, जिनके द्वारा जो लिखित पुस्तकें हैं उसमें चाहे अनचाहे जितनी भी हम कह सकते हैं कि जो आर्थिक स्थिति रही थी गुप्त काल की, उस समय की जानकारी हमें उनके पुस्तकों में वर्णित मिल ही जाती है। गुप्तकालीन आर्थिक व्यवस्था के संदर्भ में हम सर्वप्रथम गुप्त काल में कृषि व्यवस्था की चर्चा यहाँ पे यदि करना चाहें तो गुप्त काल में कृषि का अत्यधिक महत्व था। कृषि अधिकांशतः वर्षा पर निर्भर होती थी। वारामहिर के द्वारा वर्षा की संभावना पर विस्तृत चर्चा भी की गई है। गुप्त काल में राज्य की ओर से कृषि व्यवस्था के लिए सिंचाई का उत्तम प्रबंध किया जाता था। इस संदर्भ में हम स्कंद गुप्त द्वारा सुदर्शन झील के जीर्णोद्धार की चर्चा कर सकते हैं। बाणभट्ट के द्वारा सिंचाई के लिए अर्घट के प्रयोग की चर्चा की गई है। कृषि कार्य के अंतर्गत भूमि को गुप्त काल में कई भागों में बांटा गया था। अमरकोश में 12 प्रकार की भूमि का वर्णन हमें मिलता है। यदि हम कृषि भूमि के विषय में बात करें तो कृषि भूमि पर कृषक का स्वामित्व समझा जाता था या माना जाता था। गुप्त काल में कृषि में परंपरागत औजारों का प्रयोग किया जाता था। हल के लिए लोहे के फाल का प्रयोग किया जाता था। कृषि कार्य में कृषि औजारों के महत्व को स्पष्ट करते हुए बृहस्पति तथा नारद स्मृति ने यह चर्चा की है कि कृषि उपकरणों को क्षति पहुंचाने वालों को कठोर दंड दिया जाता था। गुप्त काल में कृषि कार्य में उन्नत किस्म के बीजों के प्रयोग को महत्व दिया गया है, जिसका उल्लेख वराहमिहिर ने बृहद संहिता में किया है। यहाँ पे यदि हम बात करें कौटिल्य के विषय में, तो कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में इस बात का उल्लेख किया है कि बंजर भूमि को कृषि योग्य बनाने वाले किसान के लगान को माफ कर दिया जाता था। गुप्त काल में कृषि कार्य में सिंचाई में के महत्व को हम बृहद संहिता के दकाग लार्धेय में वर्णित पाते हैं, जिसमें यह बताया गया है कि पृथ्वी के नीचे संग्रहित जल को
किन विधियों से खोजा जा सकता है। वराहमिहिर ने गुप्त काल में रबी खरीफ के अतिरिक्त साधारण समय में उत्पन्न होने वाले उपज की भी चर्चा की गई है। अमरकोश में सरसों, अलसी, अदरक, काली मिर्च का वर्णन मिलता है। गुप्त काल में मुख्य रूप से केला, आम, द्राक्षा, कटहल, केसर की उपज किसानों के द्वारा की जाती थी। गुप्त काल में खेतों में प्रयुक्त होने वाले जो हल होते थे उसे बहुत ही पवित्र माना जाता था। अमरकोश में हल को लांगला, हल, गोदारन तथा सीर कहा गया है। हल के फाल को फल, निरीश, हाल तथा कृषक कहा गया है। बृहस्पति के द्वारा यह बताया गया है कि गुप्त काल में प्रयुक्त हल के फाल की लंबाई 8 अंगुल, चौड़ाई 4 अंगुल तथा भार 12 पल का होता था। गुप्त काल में शाली, निवार, कलम, श्यामक जैसे धान के किस्म का उल्लेख मिलता है। धान के अतिरिक्त कृषि में जौ और तिल को भी महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था। ईख की खेती के संदर्भ में हमें रघुवंश से जानकारी मिलती है। कालिदास की रचना से हमें यह पता चलता है कि गुप्त काल में सिंधु नदी के तट पर केसर की खेती होती थी और मलाई की पहाड़ी काली मिर्च, इलायची तथा चंदन के कृषि कार्य में प्रयुक्त होती थी। अमरकोश में कश्मीर में केसर की कृषि तथा चंदन के लिए मलई का उल्लेख मिलता है। ह्वेनसांग ने अपने वर्णन में कहा है कि गुप्त काल में गेहूं, चावल, सरसों प्रमुख कृषि उपज रहे थे तथा फलों में नारियल, तरबूज, आम मुख्य रूप से उपजाए जाते थे। गुप्त काल में सिंचाई के लिए तालाब, नहर का प्रयोग का वर्णन भी हमें मिलता है। याज्ञवल्क्य में वर्णित है कि गुप्त काल में 2 पेड़ों के बीच में 20 हाथ की दूरी को उत्तम माना जाता था, 16 हाथ की दूरी को मध्यम तथा 12 हाथ की दूरी को अधम माना जाता था। अब यहाँ पे यदि हम और अधिक बात करते हैं गुप्त काल के अधीन जो आर्थिक व्यवस्था रही थी उसकी, तो हमें यह जानकारी मिलती है कि जब हम गुप्त काल में विद्यमान कर व्यवस्था के विषय में बात करते हैं तो हमें यह जानकारी मिलती है कि यह व्यवस्था मौर्य काल के समय उपस्थित रही कर प्रणाली पर ही आधारित थी। गुप्त काल में प्रमुख कर भूमि कर रही थी। गुप्त साहित्य में हमें इस बात की जानकारी मिलती है कि भूमि के उपज का 16 से 25 भाग तक कर के रूप में शासन के द्वारा लिया जाता था। गुप्त काल में भूमि कर को भाग कर, उद्रग कर कहा जाता था। गुप्तकालीन ऐतिहासिक स्रोतों में 18 प्रकार के करों का वर्णन मिलता है। गुप्त काल में यदि हम करों के विषय में बात करते हैं तो भाग कर या भोग कर जो है वह प्रमुख रहे थे। गुप्त काल में पशुपालन लोगों के द्वारा किया जाता था तथा इन पशुओं का प्रयोग यातायात एवं व्यापार तथा कृषि में किया जाता था। अमरकोश में 13 प्रकार के घोड़ों के नामों का वर्णन हमें मिलता है। पशुओं के अंतर्गत प्रमुख स्थान जो है वह गाय को प्राप्त होता था। नारद ने वैश्य के द्वारा पशुपालन से प्राप्त धन को श्वेत धन कहा है। गुप्त काल में वस्त्र उद्योग, आभूषण उद्योग, धातु उद्योग, मूर्तिकला, हाथी दांत इन सभी के प्रचलन का प्रमाण हमें मिलता है। समाज में शिल्पियों, सेवकों तथा गोपालकों के प्रति उदारता पूर्ण व्यवहार किया जाता था। गुप्त काल में धातु निष्कर्षण भी किया जाता था जिसका उत्कृष्ट नमूना गुप्तकालीन लौह स्तंभ में हमें देखने को मिलता है, जो इतने बरसों के बाद भी दिल्ली में मेहरौली के लौह स्तंभ के रूप में विश्व को आश्चर्यचकित कर रहा है। व्यवसाय एवं व्यापार चलाने के लिए सभी व्यवसाय एवं व्यापार को श्रेणियों में बांट दिया जाता था। इस व्यवसाय की श्रेणी निगम थी जो अपने संगठन के लिए नियम बनाते थे।
यह श्रेणी धर्म कहलाता था। उस व्यवसाय से जुड़े सभी सदस्यों को इन बनाए गए नियमों का पालन करना पड़ता था। ये श्रेणी अपनी मुहर और मुद्रा भी चलाते थे। मंदसौर ताम्रपत्र अभिलेख से रेशम बुनकरों की श्रेणी द्वारा भव्य सूर्य मंदिर के निर्माण किए जाने का वर्णन भी मिलता है। गुप्त काल में व्यापारिक व वाणिज्यिक संगठन के मुहर के संदर्भ में हमें वैशाली अभिलेख से जानकारी प्राप्त होती है। इन मोहरों के अन्वेषक डॉक्टर ब्लॉक का यह मत है कि गुप्त काल के व्यापारिक संगठन संस्थान आधुनिक युग के चैम्बर ऑफ कॉमर्स के समान ही होते थे। डॉक्टर ब्लॉक ने यह स्पष्ट किया है कि 505 व्यापारियों के संगठन मिले हैं, जिनमें 18 उप विभाग थे। गुप्त काल में व्यापार एवं वाणिज्य के अंतर्गत आंतरिक व्यापार में अनाज एवं दिन प्रतिदिन में उपयोग में लाए जाने वाली वस्तुएं तथा बाह्य व्यापार में विलासिता से संबंधित वस्तुओं का व्यापार होता था। गुप्त काल में पश्चिम में व्यापार बैजेंटाइन साम्राज्य, पूर्वी अफ्रीका तथा पूर्व में चीन तथा दक्षिण पूर्वी एशिया से होता था। उल्लेखनीय है कि गुप्त काल में व्यापार में श्रीलंका मध्यस्थ की भूमिका निभाता था। वहीं रेशम व्यापार में भारत मध्यस्थ की भूमिका निभाता था। गुप्त काल में आभूषणों का निर्माण भी एक प्रमुख व्यापार एवं व्यवसाय रहा था। वात्स्यायन के कामसूत्र में धातु कर्म को 64 कलाओं में वर्णित किया गया है। शूद्रक के मृच्छकटिकम में सुनारों के द्वारा विभिन्न प्रकार के आभूषणों के निर्माण तथा उन्हें रत्नों से जोड़ने का वर्णन हमें प्राप्त होता है। एक उल्लेखनीय तथ्य यह भी है कि गुप्त काल में रत्न परीक्षण की पद्धति विद्यमान रही थी, जिसे कामसूत्र में रूप रत्न परीक्षा तथा मणि राग कर ज्ञानम कहकर वर्णित किया गया है। गुप्त काल में वस्त्र निर्माण के समय वस्तुओं को रंगने की पद्धति भी विद्यमान रही थी, जिसका प्रमाण हमें वारामिहिर की रचना से प्राप्त होती है, जिसमें ब्रज लेप का वर्णन किया गया है। यहाँ पे यदि हम बात करते हैं अन्य जितने भी जो पक्ष रहे थे आर्थिक स्थिति की, तो उसमें हमें यह जानकारी मिलती है कि गुप्त काल में धातु विज्ञान का पूर्ण विकास जो था वह हो चुका था, और इसका प्रमाण हमें भागलपुर जिले के सुल्तानगंज में स्थित महात्मा बुद्ध की 7.5 फीट ऊंची मूर्ति से मिलता है। गुप्त काल में विदेशी व्यापार के अंतर्गत बड़े बड़े जहाजों का उपयोग किया जाता था तथा इनकी सहायता से गुप्त शासन काल में भारत का व्यवसाय सुमात्रा, फारस, जावा, मिस्र तथा बाली और स्वर्ण भूमि से कायम किया गया था। गुप्त काल में देश के अंतर व्यापार करने के लिए स्थल मार्ग तथा जल मार्ग दोनों का ही प्रयोग किया जाता था। यदि हम यहाँ पे जितने प्रमुख व्यापारिक और वाणिज्यिक केंद्र थे यदि उसकी हम चर्चा करें तो गुप्त काल में मथुरा, पाटलिपुत्र, उज्जैन, अयोध्या, भड़ौच, कौशाम्बी प्रमुख व्यापारिक एवं वाणिज्यिक केंद्र के रूप में स्थापित हो चुके थे। पाताडीतकम में इस बात का हमें उल्लेख मिलता है कि उज्जैन के बाजारों में देशी और विदेशी वस्तुओं का बड़ा संकलन लोगों के लिए हर समय उपस्थित रहता था। गुप्त काल में पश्चिमी बंदरगाहों से मुख्य रूप से गोमेद, लाल गज दंत, मोटा वस्त्र, रेशम, मलमल, सूत, पीतल जैसी वस्तुएं विदेशों को भेजी जाती थी। दक्षिण भारतीय बंदरगाहों से काली मिर्च, गोमेद, हीरा, पारदर्शी पत्थर, नीलम, मूंगा, कछुए के आवरण जैसी वस्तुएं विदेशों को भेजी जाती थी। गुप्त काल में मालाबार का बंदरगाह काफी प्रसिद्ध था। यहाँ से कस्तूरी, काली मिर्च, इलायची, मिर्च विदेशों को भेजी जाती थी। स्कंदगुप्त के इंदौर ताम्रपत्र अभिलेख में अचलपुर नगर के अचल वर्मा तथा भूकट सिंह नामक क्षत्रिय व्यापारियों के संदर्भ में
हमें जानकारी मिलती है। गुप्त काल में विदेशी व्यापार में बंदरगाहों का प्रमाण हमें धर्म आदित्य के समय से के ताम्रपत्र अभिलेख से मिलता है। गुप्त काल में अरब तथा यमन देश से घोड़ों को मंगवाया जाता था। इस काल में घोड़ों को रत्नों की श्रेणी में रखा जाता था। गुप्त काल में सिंधु, रवि, चेनाब, गंगा, जमुना, नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी जैसी नदियों के द्वारा जल मार्ग का व्यापार में बहुतायत से प्रयोग किया जाता था। विदेशी व्यापार में बंदरगाहों के संदर्भ में कॉसमॉस का वर्णन उल्लेखनीय है, जिसमें उन्होंने स्पष्ट किया है कि 6ठी शताब्दी के मध्य में भारत का पूर्वी एवं पश्चिमी तट श्रीलंका के माध्यम से जुड़ते थे। कॉसमॉस ने स्पष्ट किया है कि सिंध, गुजरात, कल्याण, चोल और मलाबार तट पर 5 बंदरगाह परती, मंगलोर, शालीपतन, नलोपतन, पांडोपतन की भूमिका विदेशी व्यापार में बहुत अधिक थी। गुप्त काल की आर्थिक व्यवस्था में मुद्राओं का महत्वपूर्ण स्थान रहा था, जिसके लिए दिनार, सुवर्ण, निष्क तथा चित्रक जैसे नामों का प्रयोग किया गया है। अमरकोश में एक टकसाल के अधिकारी का वर्णन हमें मिलता है। नारद ने यह स्पष्ट किया है कि गुप्त काल में स्वर्ण का ही दूसरा नाम दिनार है या रहा था। गुप्त काल की मुद्राओं की एक उल्लेखनीय विशेषता यह है कि इन मुद्राओं पर ब्राह्मी लिपि के साथ राजा की आकृति भी अंकित है। यह मुद्राएं बनावट, कला तथा वस्त्र आभूषणों की दृष्टि से राष्ट्रीयता के महत्व को स्पष्ट भी करती हैं। गुप्त साम्राज्य के विभिन्न भागों से गुप्तकालीन सिक्कों के 16 ढेर हमें प्राप्त हुए हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण भरतपुर क्षेत्र का ढेर है। यदि हम सिक्कों के वजन की बात करते हैं तो चंद्रगुप्त प्रथम और समुद्रगुप्त के प्रारंभिक सोने के सिक्के 118 ग्राम से लेकर 122 ग्राम तक वजन के होते थे। चंद्रगुप्त द्वितीय ने 124 से 132 ग्राम के सिक्कों का निर्माण करवाया था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने सर्वप्रथम चांदी के सिक्के भी चलवाए थे। उनके द्वारा शक मॉडल को छोड़कर कार्षपान मॉडल को अपनाया गया था। स्कंदगुप्त के द्वारा 144 ग्राम के सिक्के चलवाए गए थे। अब यहाँ पे जब हम बात करते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा चांदी के सिक्कों का चलवाया जाना, यहाँ पे ये दिखने को मिलता है क्योंकि लगातार इस समय में जो हून आक्रमण भी है वो लगातार हो रहा था और बहुत अधिक हम कह सकते हैं कि आर्थिक बोझ साम्राज्य को झेलना पड़ रहा था, जिस वजह से शायद यहाँ पे ये कहा जा सकता है कि सोनों के सिक्कों के अतिरिक्त चांदी के सिक्कों का प्रचलन भी प्रारंभ करवाया गया था। ऐसे भी जैसा कि हमें जानकारी मिलता है या हम जानते हैं कि गुप्त काल के जो सिक्के रहे हैं वो बहुत ही हम कह सकते हैं इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिकल एविडेंस के तौर पे रहे हैं, क्योंकि गुप्त काल के बहुत सारे शासकों के विषय में, उनके जीवन शैली के विषय में हमें जानकारी गुप्तकालीन सिक्कों से मिलती है। जैसे समुद्रगुप्त को अंकित किया गया है सिक्कों पे वीणा बजाते हुए, जिससे हमें यह जानकारी मिलता है कि समुद्रगुप्त जो है वो खुद भी निपुण रहा था वीणा बजाने में और उसका रुझान जो है वो संगीत के तरफ रहा था। जितने भी सिक्के जारी हुए हैं गुप्त काल के समय में, क्योंकि ये अधिकांशतः स्वर्ण में ही रहे थे या सोने के रहे थे, ये इस समय की जो उन्नत आर्थिक दशा रही थी उसको दर्शाने का कार्य करता है। यदि हम गुप्त काल के आर्थिक स्थिति के विषय में बात करें तो ये जरूर यहाँ पे कहा जा सकता है कि जो इस समय की जो गिल्ड सिस्टम या जिसे हम श्रेणी कहते हैं, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट रहा था गुप्तकालीन इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर का, क्योंकि इसने उस समय के जो आर्थिक व्यवस्था रही थी उसको कंट्रोल करने का कार्य किया था। साथ ही साथ जो बैंक है, अभी मॉडर्न डे जो बैंक है उसकी तरह भी वो कार्य करते थे और जितना भी कार्य हम कह सकते हैं कि अर्थव्यवस्था से जो जुड़ा हुआ रहा था वो श्रेणियों के हाथों में ही रहता था। जैसे ह्वेनसांग जो है उसने चर्चा की है कि यहाँ पे किस प्रकार से जो इंडियन जो क्लोथिंग रहा है या जो मटेरियल जैसे सिल्क है, कॉटन है, लिनन है, वुल है, इसकी भी जानकारी वो देता है।
जिसका उपयोग लोगों के द्वारा और इसे जो है बाद में हम देखते हैं कि इसका निर्यात भी किया जाता था। यदि हम यहाँ पे गुप्त काल के समय में जो आर्थिक दशा रही थी उसकी हम बात करते हैं तो न सिर्फ जो इंटरनल ट्रेड होता है या व्यापार उसमें ही जो भारत की स्थिति वो उन्नत नहीं रही थी, बल्कि हम ये देखते हैं कि इस समय में जो बाहरी व्यापार या हम कह सकते हैं कि जो निर्यात होता था वह भी काफी अधिक हो रहा था, जिससे कि गुप्तकालीन साम्राज्य की जो आर्थिक स्थिति रही थी वह काफी उन्नत हो गई थी। कृषि पे बहुत अधिक ध्यान दिया जाता था, कृषकों की दशा कैसी है उस पे भी ध्यान दिया जाता था, कर जो है वो वसूला जाता था किसानों से, और मुख्यतः जो कर जो आता था साम्राज्य को वो आता था वहीं से जो है भूमि कर से ही। तो यहाँ देखा यह जा सकता है कि गुप्त काल के समय में जो आर्थिक दशा रही थी वो काफी उन्नत रही थी, और हम भारत के इतिहास में यदि बात करते हैं उन्नत आर्थिक व्यवस्था की तो उनमें गुप्त काल का जो आर्थिक व्यवस्था है वह भी आता है। इसी के साथ जो अपने इस चर्चा है ये गोल्डन एज को लेकर के गुप्त काल का या जो इस समय की जो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर रही थी उसे यहीं पे विराम देती हूँ। यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।